हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए सर, कॉर्पोरेट फंडिंग पे आते हैं। कॉर्पोरेट फंडिंग का हम इसमें पूरा स्ट्रैटेजी बनाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम ये सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, बेसिकली बच्चे को कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या कवरेज होना चाहिए, कैसे आप इसको रिवाइज करोगे और क्या सीक्वेंस में आप इसको अटेम्प्ट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मीडियम चैप्टर्स कौन से हैं और नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। ठीक है, तो ओवरऑल फुल डिटेल्ड एनालिसिस हम कोशिश करेंगे इसमें करने की। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, निटिग्रिटीज़ हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो आपके तरफ से मुझे ये चाहिए कि आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना है। फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो इसकी, बट वीडियो पूरा आखिरी तक देखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, जहां पे आपको फुल कवरेज पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम देखने वाले हैं इनका आपको कवरेज बहुत ज्यादा रखना है। कोशिश करना है कि मॉड्यूल के सारे हेडिंग्स आप कवर करो। ठीक है, तो ये पूरा वेटेज है। ठीक है, न्यू सिलेबस का जो भी वेटेज है क्लियरली आप देख सकते हो। आईसीडीआर का वेटेज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पब्लिक फंडिंग का वेटेज बढ़ते जा रहा है। और इवन पार्ट बी में देखोगे तो एलओडीआर का वेटेज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये अपने अब पीक पे आ चुके हैं। ठीक है, इनका ये पीक वेटेज है, अब इससे ज्यादा और मेरे ख्याल से नहीं बढ़ सकते। ये अपने पीक वेटेज पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पब्लिक फंडिंग का 30 मार्क्स का वेटेज है और एलओडीआर का है अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स। ठीक है, यानी आधा पेपर, आधे से ज्यादा पेपर लगभग लगभग आपके ये दो चैप्टर से है। लेंथ वाइज भी आधा सिलेबस इनका ही है वैसे भी, तो प्रपोर्शनेटली है। जितना इनका लेंथ है प्रपोर्शनेटली उतना वेटेज भी अब आ चुका है। ठीक है, तो काफी डिटेल में मतलब आपको पढ़ना होगा आईसीडीआर और एलओडीआर। ठीक है, मतलब मिनिमम मॉड्यूल तो कवर करना ही होगा। उसके अलावा भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल में काफी प्रोविजंस नहीं दी हुई हैं एलओडीआर में या इवन आईसीडीआर में। आईसीडीआर का तो चलो कवरेज काफी काफी ज्यादा है, तो उसके अलावा तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट एलओडीआर जहां तक मैं देख रहा हूं कुछ कुछ टॉपिक स्किप किए हुए हैं, वो भी आप फुल प्रूफ अपने आप को करना चाहते हो तो वो भी कवर कर सकते हो। ठीक है, बट मिनिमम मिनिमम मैं कह रहा हूं ये दोनों चैप्टर में आपको मॉड्यूल का कवरेज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तो उसके अलावा इंटरनेशनल लिस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव सेम अब चीजें हो रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल लिस्टिंग में बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, काफी चीजें आ चुकी हैं, तो अब काफी क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। काफी क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको सारे पास पेपर्स भी अच्छे से कवर करके जाने होंगे। ठीक है, तो ये है। और फिर है आपका फॉरेन फंडिंग इंपॉर्टेंट है, फिर आपका डेट फंडिंग, नॉन फंड बेस्ड, ये भी काफी ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कोशिश करना है कि मॉड्यूल का कवरेज इसमें आप कर पाओ। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आईसीडीआर, एलओडीआर, इंटरनेशनल लिस्टिंग, फॉरेन फंडिंग, डेट फंडिंग, नॉन फंड बेस्ड एंड डेट फंडिंग, फंड बेस्ड गवर्नमेंट एंड बैंकिंग। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स, हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं और अच्छा खासा वेटेज है, तो इसका आपको मॉड्यूल का कवरेज का कोशिश करना है। फिर जो मीडियम कैटेगरी है, बहुत कम भी वेटेज नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, कुछ ना कुछ आ रहा है, एकाध एकाध क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो वो है प्राइवेट फंडिंग। ठीक है, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एक आध क्वेश्चन आ ही रहा है, काफी कम हो गया है वेटेज क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है पूछने के लिए, रिपीट ही हो रहा है, तो एक आधी क्वेश्चन आ रहा है और पर आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, और फिर है प्रिपेयरिंग कंपनी फॉर एन आईपीओ। ठीक है, वो भी एक आध ही आ रहा है या शायद एक आध अटेम्प्ट में तो आया भी नहीं था। और फिर है डेट फंडिंग, फंड बेस्ड कॉर्पोरेट वाला, कॉर्पोरेट फंडिंग। ठीक है, तो वो उसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें पूरा मॉड्यूल नहीं भी कवर किया तो भी चल जाएगा, सिलेक्टेड टॉपिक्स छोड़ सकते हो, बट मोर और लेस मेजोरिटी चैप्टर पूरा उसका जो मेजोरिटी कंटेंट है वो आपको कवर करना है। ठीक है, और फिर आता है नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कभी आते हैं
कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो REIT NVIT कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, या काफ़ी उसमें भी लिमिटेड कंटेंट है। अदर बोरिंग टूल एक आध अटेम्प्ट में बस ज़्यादा आ गया था, बट उसमें भी कुछ खास है नहीं। सिक्योरिटाइजेशन में भी कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, और नॉन फंड बेस्ड इंडियन इक्विटी में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसमें आप जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उतना सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर वाइज आपको एक अंदाजा आ गया कि कवरेज क्या रखना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है। पूरी ज़्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देना है, मीडियम कैटेगरी वालों को भी देना है, और यहां आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स में ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्लॉट करके दे दिए हैं। अटेम्प्ट वाइज मैंने क्या टाइप का क्वेश्चन आया है और पूरे अटेम्प्ट में कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, प्रॉपर टेबल बना के आपको दिया है, आप देख सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि रफली 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। 6 में से 4 अटेम्प्ट में तो 10 या उसके ऊपर ही आए हैं, 2 अटेम्प्ट में एक में भी 8 आया ही है। बस एक ही जून 21 का अटेम्प्ट था जिसमें 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया था, बट बाकी सारे अटेम्प्ट्स में 10 या उसके ऊपर का वेटेज रहा है, ठीक है। तो आप 10 मार्क्स तो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, और आप देख सकते हो चीजें रिपीट हो रही हैं, सब रिपीट हो रहा है। देखो, टंडन कमेटी पे आया था 2 बार, उसके बाद आया नहीं है। फिर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गए थे, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन पे जो एग्जीक्यूटिव के FM में आते हैं, तो वो भी 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पे भी आउट ऑफ बॉक्स एग्जीक्यूटिव के FM का क्वेश्चन आ गया था, एक ही बार आया था 5 मार्क का। फिर कमर्शियल पेपर पे कंसिस्टेंटली हर 2-3 अटेम्प्ट में देखो आ रहा है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर के लिए, तो वो भी आ चुका है। फिर है वैल्यू ऑफ राइट, ये सेकेंड टाइम अब आया था जून 22 में, वो भी सिर्फ एक ही बार आया था, तो अब रिपीट हो सकता है। और LCBG पे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं, और आपको मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल पास पेपर के सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पे पूरे अवेलेबल हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, कवर कर लो फटाफट। सारे पढ़ाए हुए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पास पेपर के, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टाइम जैसे ही मिले देख के आप इसको कवर अप कर लो, ठीक है। तो वेटेज आप 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक दो ही आते थे केस स्टडी, प्रॉपर केस स्टडीज, बट अब काफी बढ़ गया है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया है। एक्सेप्शनल देखो, अदर बोरिंग का मैंने बताया था, बहुत ही एक्सेप्शनल एक फुल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था कमर्शियल पेपर पे, तो वो एक्सेप्शनल था। बाकी अब आप देखोगे तो ICDR आ रहा है और केस स्टडीज आ रही हैं, ठीक है। प्रॉपर सिचुएशन बना के आपको प्रोविजंस अप्लाई करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ICDR आप कम से कम 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो केस स्टडी वाले, सिचुएशन वाले। तो सिचुएशनल वाले क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से टैकल करते आना चाहिए। और फिर LODR से भी आप बढ़ रहा है, केस स्टडी। LODR से वैसे केस स्टडी आता ही नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, आप देख सकते हो। जून 21 तक एक भी केस स्टडी LODR से आया नहीं था, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अभी अभी अचानक से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम, तो आप 2 क्वेश्चन ICDR से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन LODR से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनिमम 4 केस स्टडीज मुझे लगता है अब हर अटेम्प्ट में आने वाली है, ज्यादा भी आ सकती है, अदर चैप्टर्स की भी आ सकती है, बट आप देख ही रहे हो वेटेज ही LODR ICDR का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वहीं से केस स्टडीज ज्यादा पूछी जा सकती हैं। क्लियर है। तो इक्कड़ दुक्कड़ कभी कभार इधर उधर से भी आ चुका है, ठीक है, बट चांसेस कम है, बहुत ही रेयरली आया है। अब ICDR LODR का एक ट्रेंड चालू हो चुका है, ठीक है। अब है कि आप टारगेट क्या मार्क्स का रखोगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर मैं आपको मॉड्यूल 3 का कहूं तो मॉड्यूल 3 में अगर आपको एग्रीगेट बनाना है, अब मॉड्यूल 3 में तीनों सब्जेक्ट्स में 50 तो आते नहीं है, फॉर दैट मैटर कोई भी मॉड्यूल में नहीं आते, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, कोई भी मॉड्यूल में हर पेपर में 50 आप क्रॉस कर लोगे, बहुत कम चांसेस है। एक आध पेपर हर मॉड्यूल में ऐसा है ही जो 50 के नीचे आपको लेके जाएगा, 40 तो आपको लेना ही है, नहीं तो आप वैसे भी पास नहीं हो पाओगे। तो ये जो 10 मार्क का बफर है, 40 to 50 का ये जो बफर है, एक आध सब्जेक्ट आपको 50 के नीचे तो लेके ही जाएगा, तो वो कवर अप करना है। तो मॉड्यूल 3 में मुझे लगता है वो फंडिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप ये कवर अप कर सकते हो। मिनिमम 55 मार्क्स का वेटेज आपका होना चाहिए,
अब टारगेट ही 55 अगर रखोगे तो 50 तक ही पहुंचोगे, इसीलिए टारगेट 60 का रखो, मिनिमम 60 का टारगेट रखो, तब जाके आप 55, 56, 54, 50 के ऊपर आप लैंड करोगे। अब अचानक से 65, 70 का भी टारगेट मत रखो, बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा, कि सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, तो बहुत ऐसा भी ना हो कि आप डिमोटिवेटेड फील करो। मुझे लगता है 60 मार्क्स का टारगेट बहुत ही फेयर है, और कवरेज आपको उस हिसाब से रखना होगा, प्रिपरेशन, राइटिंग प्रैक्टिस और सब उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, एंड स्टिल आई थिंक आप 55 to 60 तक पहुंच सकते हो आराम से, और वो हल्का सा आपको सपोर्ट करेगा एग्रीगेट पासिंग में, ठीक है। तो टारगेट 60 का आपका होना चाहिए, एंड यू हैव टू स्कोर अबव 55, ठीक है। अब है रिवाइज कैसे करें। तो जिन बच्चों का पूरा सिलेबस हो गया है, अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ के हो गए, अंडरस्टैंडिंग पूरी आ चुकी है, तो उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे पेपर में अगर मैं कहूं 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, 2 या छोटे छोटे भी मिलाओगे 3-3 मार्क वाले तो 3 भी हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं या सिमिलर आ रहे हैं न्यूमेरिकल के केस में, तो भाई 10 से 15 मार्क का तो रिपीटेशन हो रहा है, तो आप सारे पास पेपर पहले कवर कर लो, ठीक है। एक आपकी लिस्ट में रिवीजन में, एक लिस्ट में आपका पास पेपर कवर करना होना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे तो आपके पेपर में, जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट बी ज्यादा सिंपल है, पार्ट बी पहले पकड़ो, पार्ट बी पहले पकड़ो। पार्ट बी में आई थिंक काफी लिमिटेड कंटेंट है, वेटेज भी अच्छा खासा ही है, और काफी इजी है। चैप्टर 15 जैसे मैं कहूँ तो वो आईपीओ वाला चैप्टर बहुत इजी है, आईसीडीआर जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो चैप्टर 15 बहुत इजी लगेगा। सेम गोज विद डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका आईसीडीआर बहुत स्ट्रांग है, एलओडीआर बहुत स्ट्रांग है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बहुत आसानी से ख्याल में आ जाएगा, और वो मल्टीपल रीडिंग से आपको वैसे भी याद करना है। डॉक्यूमेंटेशन इज मोर ऑफ लर्निंग, तो आपको मेमोराइज ही करना है, मल्टीपल रिवीजन से आराम से हो जाएगा। और इंटरनेशनल लिस्टिंग वैसे भी बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब मेन पूरी जो मेहनत है पार्ट बी में वो आपको एलओडीआर में ही करनी है। क्लियर है। तो पार्ट बी हमेशा पहले आपको फोकस करना है, पार्ट बी को पहले रिवाइज करना है, और पार्ट बी को पूरा ही कवर कर लेना है। कोशिश करो कि एग्जॉस्टिवली मॉड्यूल पूरा ही कवर कर लो, कि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा आपका अगर आप पार्ट बी पूरा कवर कर लेते हो और पहले पढ़ते हो, ठीक है। तो रिवाइज करते वक्त पहले आपको पार्ट बी करना है, एलओडीआर में आपको कवरेज मॉड्यूल का रखना है, ठीक है, मॉड्यूल कवरेज होना चाहिए। और चैप्टर 15 थोड़ा भले कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है, हल्का सा उसमें आप पैराग्राफ्स को कम कर सकते हो, हेडिंग सारे कवर करके अंदर का मटेरियल थोड़ा थोड़ा चैप्टर 15 का आप कम कर सकते हो। खैर मेरी रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, आप मेरे रिवीजन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, मेरे वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आई थिंक 250 या 260 पेजेस का मेरा बहुत ही तगड़ा रिवीजन नोट्स अवेलेबल है, दिसंबर 22 के हिसाब से अमेंडेड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर सारे चैप्टर्स उसमें कवर्ड हैं, और आप उसको यूज करके बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो पार्ट बी पहले करना, और उसके बाद पार्ट ए करना। पार्ट ए में भी आईसीडीआर पहले करना है, फॉरेन फंडिंग पहले करना है, नॉन फंड बेस्ड डेट फंडिंग पहले करना है, ठीक है। ये जो 3-4 हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े थे ये पहले पढ़ना है, और जो छोटे छोटे चैप्टर है वो लास्ट के लिए रखना है, जैसे कि आरईआईटी, एनवीआईटी हो तो मर्ज करके पढ़ना है, वैसे भी सब पॉइंट बाय पॉइंट सब सेम है तो क्लब करके एक साथ पढ़ो। फिर अदर बोरिंग टूल्स भी आखिरी के लिए रखो, सिक्योरिटाइजेशन आखिरी के लिए रखो, ठीक है। तो ये सब आखिरी के लिए रखो, और बाकी सब आप पहले कर लो, ठीक है। तो रिवीजन मेरे हिसाब से अगर आप 2 दिन दे रहे हो, 2 दिन अगर आप दे रहे हो तो मेरे ख्याल से 18 to 20 आवर्स तो पढ़ोगे आप 2 दिन में, 18 से 20 घंटे तो आप पढ़ोगे। तो अगर मैं 20 आवर्स पकड़ूं तो 20 आवर्स के हिसाब से मुझे लगता है 8 आवर्स मिनिमम आपको पार्ट ए को देना, पार्ट बी को देना चाहिए। पहले 8 घंटे पार्ट बी पढ़ो, 8 घंटे में अच्छा रिवीजन मेरे हिसाब से तो हो सकता है अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, पढ़ाई हो गई है और हाथ में रिवीजन नोट्स हैं तो 8 घंटे में पार्ट बी आप पढ़ सकते हो। रेगुलर नोट से रिवीजन नहीं करना है, कवर कभी नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। तो रिवीजन नोट से ही पढ़ना है। आपके खुद के रिवीजन नोट्स हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। कोई और टीचर के नोट्स आपको पता है, आपके पास ऑलरेडी हैं, आप यूज कर रहे हो तो आप वो यूज कर लो, देख लेना बस कवरेज अच्छा हो। और अगर आपके पास है ही नहीं, अभी भी आप ढूंढ रहे हो, तो आप मेरे नोट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख सकते हो डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।
बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली एटलीस्ट आप देख लो देख तो लो, यूज करना है कि नहीं आप बाद में सोच लेना, ठीक है। चलो, और फिर 12 घंटे आपको पार्ट ए के लिए देने चाहिए, और 12 घंटे में से भी आई थिंक 4 या 5 घंटे सिर्फ आईसीडीआर को आप दे दो, और फिर बचे हुए जो 12 में से 4 घंटे सपोज मैं ले लूं, तो बचे हुए जो 8 घंटे होंगे उसमें आप एक एक घंटा दे दो एक एक चैप्टर को। एक एक घंटे में जितना रिवाइज आप कर पाओ, एक एक चैप्टर एक एक घंटे में रिवाइज करो। तो ऐसे आप 20 घंटे में कोशिश करो जितना ज्यादा आप रिवाइज करो, और हाई वेटेड चैप्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, ठीक है। तो इस तरह से आप कवर कर सकते हो। और पास पेपर का भी आपको एक आध घंटा रखना चाहिए एटलीस्ट। पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, पास पेपर के केस स्टडीज, ये सब आप अच्छे से पढ़ लो। पास पेपर के पार्ट बी के भी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पार्ट बी में से काफी रिपीटेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन रिपीट हो रहा है, इंटरनेशनल लिस्टिंग काफी रिपीट हो रहा है, इवन एलओडीआर में भी काफी चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कॉम्प्लायंस कैलेंडर भी अच्छे से पढ़ के जाना, पार्ट बी में एक आध क्वेश्चन कॉम्प्लायंस कैलेंडर पे भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आई थिंक हाउ टू रिवाइज द सब्जेक्ट। अब आपको पेपर लिखना कैसे है, सेम जैसे आपको रिवाइज कर रहा है वैसे ही लिखना है। पार्ट बी पहले लिखना है, पार्ट बी पहले लिखना है, और तकरीबन 1 घंटा पार्ट बी को ही एलोकेट करना है। पार्ट बी में आई थिंक एक ही क्वेश्चन आता है केस स्टडी टाइप, पूरे इसमें आप देखोगे पार्ट बी में एक आध न्यूमेरिकल आता है और एक आध केस स्टडी आता है, तो वहां हल्का आपको टाइम लग सकता है। बट वैल्यू ऑफ राइट का ही क्वेश्चन आया आई थिंक पार्ट बी में, तो काफी इजी है, मतलब वर्किंग ज्यादा लंबी नहीं होती है उसकी, बहुत ही छोटा आंसर होता है। तो न्यूमेरिकल अगर वैल्यू ऑफ राइट पे आ रहा है तो बहुत इजी है, और केस स्टडी भी ठीक ठाक ही आती है एलओडीआर की। तो आई थिंक 1 घंटे में पॉसिबल है, क्योंकि आपका सब पढ़ा हुआ रहेगा। पार्ट बी का प्लस पॉइंट क्या है, सारा पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा ही नहीं है आपको सोच सोच के लिखना है, ऐसा नहीं है। सब पढ़े हुए में से ही आएगा, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप पार्ट बी पहले लिखो, 1 घंटा आप दे दो, वर्स्ट केस 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी देने पड़े तो ठीक है, 1 आवर 10 मिनट्स तक आप मैक्सिमम पार्ट बी को दे दो, अच्छे से लिख लो। और उसके बाद आप पार्ट ए स्टार्ट करो। पार्ट ए में भी अगर जो पहला मैंडेटरी क्वेश्चन है अगर वो आपके पढ़े हुए में से है तो पहले वो आप लिख दो, नहीं तो सेम जो सबसे बेस्ट आपको आता है, जिसके भी ज्यादा से ज्यादा सब क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसके भी सबसे ज्यादा सब क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो वाला आपको पहले लिखना है। आए ख्याल में? तो अगर 3 सब क्वेश्चंस हैं 5-5-5, तो कोई क्वेश्चन के तीनों सब क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप पहले वो लिख लो, फिर 3 में से 2 आते हैं तो वो लिखो, और फिर सबसे जो एकदम ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपको आ ही नहीं रहे, क्लिक ही नहीं हो रहे, या आपके पढ़े हुए ही नहीं थे, तो वो सबसे आखिरी में लिखने, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको इस तरह से करना होगा, सब क्वेश्चंस पहले देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही भले आप 5 to 10 मिनट्स इसको भी डिवोट कर सकते हो सिर्फ पेपर को देखने के लिए, ताकि आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो, सीक्वेंस डिसाइड कर लो, ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। पार्ट बी तो पहले करना ही है, वो तो सीक्वेंस डिसाइडेड है ही। पार्ट ए के अंदर क्या सीक्वेंस होगा ये आप भले स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स इसके लिए एलोकेट कर सकते हो, ताकि आपका माइंड पूरे पेपर में क्लियर रहे और आप टेंशन में ना रहो। आपका अप्रोच आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे इस सीक्वेंस में ऐसा ऐसा लिखना है, और फिर आप लिखने पे ज्यादा फोकस कर पाओ, ठीक है। दूसरी चीज कि स्पीड अपने आप तो आएगी नहीं, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अभी बहुत ही गोल्डन टाइम है, आखिरी के 30-40-50 दिन जो होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं। कंटिन्यूटी अगर आपकी अभी से मेंटेन होगी लिखने की तो आपको आदत रहेगी, और पेपर में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं। काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं, आखिरी के 30-40 दिन लिखते ही नहीं है, और ऑल ऑफ सडन पेपर के 2 दिन पहले आप लिखना स्टार्ट करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, और आप प्रोफेशनल लेवल पे ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपको इतने सारे पेपर लिखने हैं, और लिखने हैं, धड़ाधड़ लिखना है, सोचो मतलब बहुत ब्लंडर हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपको पिछले 30 डेज 40 डेज से ही डेली आधा घंटा एटलीस्ट लिखना है। डेली आधा घंटा भी अगर आप लिखते हो ना, आपके हाथ को एक आदत होती है, आपकी एक स्पीड बरकरार रहेगी, और आपको एक लिखने की आदत रहेगी, आपको हाथ में बहुत जल्दी दर्द नहीं होगा। काफी मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने राइटिंग पे कभी फोकस ही नहीं किया, और जब हम पहला पेपर लिखने गए हम 3 घंटे लिख ही नहीं पाए, हमारे हाथ थक गए थे। ऐसा भी काफी बच्चों ने कहा था, और प्रोफेशनल लेवल के बच्चे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं उनको कहूं क्या। एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जैसे कि उनको पता ही नहीं है कि हमको 3 घंटे लिखना है। मतलब ऐसी गलती प्रोफेशनल लेवल पे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया मैं।
बट ऐसे काफ़ी बच्चों ने किया है। तो प्लीज़ 30 डेज पहले से ही आधा घंटा लिखना रोज का स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहो डेली। और मैं इसी में आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ। डेली राइटिंग प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, मेरा इनिशिएटिव आप फॉलो करो। डेली मैं 2 क्वेश्चंस देता हूँ, प्रेफरेबली अलग अलग टाइप के, एक आध न्यूमेरिकल तो एक आध नॉर्मल, एक आध केस स्टडी तो एक आध नॉर्मल, और 2 क्वेश्चंस मैं रोज देता हूँ। और आप 15-20 मिनट या 25 मिनट उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये 30 डेज तक चलेगा। 30 नवंबर तक ये मेरा इनिशिएटिव चलेगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। पढ़ा हुआ ही होगा और आपको लिख के देखना है, लिख के देखना है मेनली। कितना आपको याद आ रहा है ये भी समझ में आएगा, कितना आप लिख पा रहे हो, आपकी हैंडराइटिंग कैसी आ रही है, प्रेजेंटेशन कैसी आ रही है, लैंग्वेज कैसी आ रही है, हर चीज का इवेल्युएशन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम के अंदर मैं डेली वो फाइल अपलोड करता हूं और 30 नवंबर तक वो करते रहूंगा, और वो फाइल्स अवेलेबल होंगी। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रिवीजन करने के बाद स्टार्ट करना चाहते हो, नथिंग लाइक इट, बहुत बेस्ट डिसीजन है कि अगर आप एक बार पहले रिवाइज करना चाहते हो, उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो और अच्छा होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं सर मेरे हिसाब से, ठीक है। रेगुलर बुक से रिवाइज नहीं करना है, ठीक है, रेगुलर बुक से रिवाइज नहीं करना है। कम से कम एक फुल सिलेबस पेपर आपको सॉल्व करना है, प्रेफरेबली दिसंबर मंथ में, लास्ट 15-20 डेज में हर सब्जेक्ट का एक फुल पेपर लिख के देखना है। मैं भी CFL का एक पेपर दूंगा विथ प्रॉपर सजेस्टेड आंसर्स दिसंबर के पहले हफ्ते में। मेरे तरफ से आपको एक पेपर मिल जाएगा प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न में, और प्रॉपर विथ वर्किंग नोट्स आपको मिल जाएगा। आप खुद उसको अटेम्प्ट करके आंसर्स चेक करके सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो। दिसंबर के पहले हफ्ते में आप मुझसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ठीक है। तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ साथ स्टार्ट कर दो। पेपर आपको फर्स्ट वीक में मिलेगा, फुल पेपर आप तब दे देना। फिर आपको रिवीजन नोट्स ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, मेरे वेबसाइट से आप डाउनलोड करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी डले हुए हैं। पास पेपर के जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं वो भी डले हुए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इंक्रीमेंटली मैं कुछ रिवीजन वीडियोस भी लाऊंगा, जो मुझे लगेगा एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। एग्जाम ओरिएंटेड मैं कुछ कुछ वीडियोस लाऊंगा पेपर पैटर्न को स्टडी करके। जैसे मैंने सारे न्यूमेरिकल आपको पास पेपर के दे दिए हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस पास पेपर के दे दिए हैं। सिमिलरली कुछ शॉर्टकट, कुछ ऐसा मुझे दिखा, कुछ लिमिटेड कंटेंट से मुझे लगता है कि आ सकता है, तो वो लिमिटेड कंटेंट में रिवीजन वीडियोस मैं उसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। जो भी है नवंबर मंथ में जितना भी मैं डाल सकता हूँ मैं इसमें डालूंगा, और इस गाइडेंस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 केस स्टडीज डले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री नोट्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लो और एक एक करके स्टार्ट करो, ठीक है। आई होप कुछ ना कुछ आपको काम की चीज इस वीडियो में मिली होगी, और आप मार्क कर लेना क्या इंपॉर्टेंट था, क्या नॉट सो इंपॉर्टेंट था। रिवीजन नोट्स भी डाउनलोड कर लो, उससे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए, आई होप आप अच्छे से इसको टैकल करोगे और फटाफट मेरे सारे इनिशिएटिव्स में आप ज्वाइन हो जाओ, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर self study students, self study friends. Thank you so much.